जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसी आर का टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। फुल टेस्ट है सामान्य अध्ययन का फुल टेस्ट है। टेस्ट नंबर 3 है ये। 2 टेस्ट हम लोगों ने फुल कर लिया है, ठीक, कंप्लीट 1.5 से क्वेश्चन कर लिया है। आज हम लोग 3rd टेस्ट देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश के हेरिटेज सर्किट में सम्मिलित नहीं है? कालिंजर किला, श्रृंगेरपुर, मगहर धाम, चौरी चौरा शहीद स्थल। तो कौन सा स्थल हेरिटेज सर्किट में सम्मिलित नहीं है? तो श्रृंगेरपुर, ऑप्शन नंबर बी सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। अगला है, बरुआ सागर झील निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? देवरिया में, महोबा में, झांसी में, शाहजहांपुर में। तो बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? झांसी में अवस्थित है बरुआ सागर झील। अगला है, थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। यह ऑस्ट्रेलाइट नस्ल और द्रविड़ परिवार से संबंधित है। ये दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा सही है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात कर लेते हैं तो थारू नहीं है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। गोंड, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ था? बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, सीतापुर। तो महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो हुआ था बदायूं में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 1236 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पूछा है कौन सही सुमेलित है। एक तरफ दिया हुआ घराना, दूसरी तरफ दिया हुआ कलाकार। लखनऊ घराना लच्छू महाराज संबंधित है। आगरा घराना किशन महाराज नहीं है। बनारस घराना से भीम जोशी भी नहीं है। रामपुर घराना से पंडित जानकी प्रसाद भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बनारस घराने की बात कर लेते हैं तो इसमें प्रसिद्ध किशन महाराज भैरव प्रसाद, भैरव प्रसाद, ये सब बनारस घराने से संबंधित है। और आगरा घराने की बात कर लेते हैं तो आगरा घराने में फयाज खान, पंडित विश्वंभर दीन। और रामपुर घराना की बात कर लेते हैं। रामपुर घराना में उस्ताद खान, नज़ीर खान, इनाम हुसैन खां इत्यादि लोग हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में। तो किस वर्ष किया गया था ये? 2017 में किया गया था। अगला है, इस आयोग का लक्ष्य जो था, किसान समृद्धि आयोग का लक्ष्य किसानों की आय 2022 तक, किसानों की आय 2022 तक
दोगुनी करनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा गिद्ध संरक्षण केंद्र है। इसकी स्थापना महाराजगंज जनपद में की गई थी। लाल सिर वाले गिद्ध के लिए यह भारत का पहला संरक्षण केंद्र है। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, केवल पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पूर्व प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? कमलापत त्रिपाठी, त्रिभुवन नारायण सिंह, भानुचंद्र भानुगुप्त, श्रीपति मिश्र। तो किसने किया था? वो थे श्रीपति मिश्रा जी थे, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नंदनी कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य है? उन्नत बीजों की खरीद हेतु सब्सिडी प्रदान करना, मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन देना, मवेशियों का नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने हेतु प्राकृतिक खाद को प्रोत्साहन देना। जिसमें से कौन सा हो जाएगा? मवेशियों का नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद की शाखा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थापित की गई? प्रयागराज में, वाराणसी में, लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर में। तो कहाँ स्थापित की गई? वाराणसी में स्थापित की गई अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की शाखा, वाराणसी में। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका मैप देख लेते हैं हम लोग यूपी का, इसको मिलाते हैं। तो जैसे ये यूपी का मैप है, ये यूपी का मैप है। तो हम लोग मिलाते हैं, पूरब से पश्चिम जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं महाराजगंज है यहाँ पे। महाराजगंज बाद सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर। टोटल 7 ज़िले लगते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें मिलाते हैं। सबसे पहले है सिद्धार्थनगर, पूर्व से पश्चिम का है सिद्धार्थनगर, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है? थारू द्वारा, बुक्सा द्वारा, खरवार द्वारा, अगरिया द्वारा। तो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ समाचार पत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ संपादक दिया हुआ है। तौहीद समाचार पत्र के संपादक कौन है? तौहीद समाचार पत्र के संपादक खलीक हसन निज़ामी हैं। रहनुमा के संपादक कौन है? अशफाक हुसैन है। और कौमी आवाज़ के संपादक ये सज्जाद जहीर नहीं है। कौमी आवाज़ के संपादक सज्जाद जहीर नहीं है। इसके संपादक जो है रफ़ी अहमद किदवई हैं। नेहरू जी और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा किया गया था। और लखनऊ अखबार के संपादक लाल जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है, यह जनजाति मूलतः द्रविड़ मूल प्रजाति की है। प्रचलित परंपरा के अनुसार इनके पूर्वज पहले वृंदावन में कत्था बनाने का काम करते थे। ये अपना संबंध सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र से जोड़ते हैं तथा स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत कहते हैं। सूरजबंदी, पटबंदी, दौलतबंदी, मौगती आदि इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? सहारिया से, खरवार से, थारू से, अगरिया से। तो किस जनजाति से संबंधित है ये?
ये खरवार जनजाति से संबंधित है। ओबरा ताप विद्युत गृह की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से की गई थी? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस। तो किस देश के सहयोग से की गई थी? रूस के सहयोग से की गई थी ओबरा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। 1967 से 71 के बीच हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर, निम्नलिखित में से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? गोकुल बैराज, लवकुश बैराज, कचनौदा बांध परियोजना, गुट्टा बांध परियोजना। तो किस परियोजना का उद्देश्य है? लवकुश बांध परियोजना, लवकुश बांध परियोजना जो गंगा नदी पर है। अगला है उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी परिकल्पना जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देने की है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? आगरा में, कानपुर में, गौतम बुद्ध नगर में, लखनऊ में। तो कहाँ पर अवस्थित है? आगरा में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया? तो राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कब किया गया? 1962, 1964, 1966, 1968। तो राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया तो 1968 में किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्तूप उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? कौन से स्तूप उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो कौन सा है? चौखंडी स्तूप, रामभर स्तूप, धर्मराज का स्तूप, पिपरवा स्तूप। पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही अनुक्रम है? तो सही आरोही अनुक्रम में मिलाइए, कौन सा है सही आरोही अनुक्रम में? तो सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व जो है, अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व जो है सबसे कम है। उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। तो किस राज्य की रही है? नागालैंड की रही है, 0.6% -0.6% रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे है? अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। तो कहाँ पर है ये सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। अब भारत में लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो 943 भारत का लिंगानुपात है। 943 भारत का लिंगानुपात है। यही 2001 में भारत का लिंगानुपात 933 था। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1084 सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ साक्षरता दर है। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ साक्षरता दर दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। मिजोरम की साक्षरता दर कितनी है? मिजोरम की साक्षरता दर 91% है। और गोवा की साक्षरता दर 88.7% है, 88.7%। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 82.8 है, 82.8 है। त्रिपुरा की साक्षरता दर 87.22% है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 2 4 3। अगला क्वेश्चन है
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में भारत के शिशु लिंगानुपात में कितने अंकों का परिवर्तन हुआ है? 8 अंकों की कमी, 8 अंकों की वृद्धि, 10 अंकों की कमी, 10 अंकों की वृद्धि। तो कितने अंकों की कमी या वृद्धि हुई है? तो 8 अंकों की कमी हुई है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? केरल का, गोवा का, मिजोरम का, तमिलनाडु का। तो किसका न्यूनतम है? गोवा का न्यूनतम है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या सिक्किम की है। सिक्किम की सबसे ज़्यादा है, 5,40,000, 5,40,000 है। दूसरा सबसे पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद है मिज़ोरम की। उसके बाद आते हैं मिज़ोरम की। आरोही क्रम में करना है, मतलब कम से ज़्यादा की ओर। सबसे कम सिक्किम 5,40,000, मिजोरम की 10,97,000। उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? अरुणाचल प्रदेश की 13,84,000 है। उसके बाद आते हैं नागालैंड। नागालैंड की कितनी है? नागालैंड की है 19,78,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? 51-61, 1961-71, 1971-81, 1981 से 91। तो 10 की वृद्धि दर, जनसंख्या 10 की वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रही? 1961 से 1971 के बीच सर्वाधिक रही है। 1961 से 1971 के बीच सर्वाधिक रही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष स्त्री साक्षरता दर अंतर प्रतिशत सर्वाधिक है? राजस्थान में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। तो किस राज्य में है सर्वाधिक? वो है राजस्थान में है। राजस्थान में सर्वाधिक है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या प्रतिशतता के संबंध में कौन सा राज्यों का सही आरोही क्रम है, मतलब बढ़ते क्रम में है? तो कौन सा है वो? महाराष्ट्र है, केरल है, मिजोरम है, गोवा है। महाराष्ट्र है, केरल है, मिजोरम है, गोवा है आरोही क्रम में। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में महिला साक्षरता दर कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 5.64, 8.20, 10.93, 12.35। तो कितने अंक की वृद्धि हुई है? 10.93 की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है? किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है? सिक्किम, पंजाब, मणिपुर, राजस्थान। तो सिक्किम में लिंगानुपात न्यूनतम है 4 राज्यों में से। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही मीन घटते क्रम में। तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से कितना है? भारत में जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सर्वाधिक है? वो है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में साक्षरता दर सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनके लिंगानुपात के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। लिंगानुपात के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा है? सबसे पहले है तमिलनाडु।
सबसे पहले है तमिलनाडु, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है मेघालय। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में 0 वर्ष से 6 वर्ष आयु के वर्ग के लिंगानुपात में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? मणिपुर, मिजोरम, केरल, पंजाब। किस राज्य में हुई है सर्वाधिक वृद्धि? पंजाब में हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जाति परिषदता का आरोही क्रम है? तो कौन सा है वो? पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 42, 47, 52, 57। कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 57 की हुई है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो 1951 में 18.33% साक्षरता दर थी, 91 में 52.21 थी, 2001 में जो है 2001 में 64.8% थी, 2011 में 73% है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया था? संजीव को प्रदान किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव है? फिरोज़ाबाद का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में समाचारों में रही पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज के लेखक कौन है? नीना गुप्ता, करीना कपूर, ट्विंकल खन्ना, प्रीति जिंटा। तो कौन है इनके लेखक? ट्विंकल खन्ना है। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है? बाकू अजरबैजान, हिरोशिमा जापान, जेद्दा सऊदी अरब, बर्लिन जर्मनी। कहाँ पर है? बाकू अजरबैजान में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? गिद्धा, गरबा, लावनी, घूमर। तो किसको शामिल किया गया है? गरबा को शामिल किया गया है, जो गुजरात से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो किस राज्य द्वारा किया गया है? उत्तराखंड द्वारा किया गया है। सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 24 सितंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 28 दिसंबर जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये 28 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो किन्हें की गई थी? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है। ऑप्शन नंबर सी है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा समर निम्नलिखित में से क्या है? समर क्या है? समर एक प्रकार का वायु रक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना में युद्धपोतों की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? कौन बनी है पहली महिला अधिकारी? प्रेरणा देवस्थली बनी है। स्वावर वेद महामंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। यह महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं उनको उद्देश्यों का प्रतीक है। इनकी दीवारों पर स्वावर वेद के 4000 दोहे अंकित हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला थारू जनजाति संग्रहालय निम्नलिखित में से किस जनपद में निर्मित किया जा रहा है? तो किस जनपद में किया जा रहा है? बलरामपुर में किया जा रहा है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ परियोजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। एक तरफ परियोजना, दूसरी तरफ नदी है। मेजा जलाशय बेला नदी पर, आहरौरा गंडई नदी पर, और ललितपुर शाहजाद नदी पर, राजघाट बेतवा नदी पर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो 54 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली है?
ऊपरी गंगा नहर, आगरा नहर, पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर। तो कौन सी सबसे पुरानी नहर प्रणाली है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर और इसकी क्या नाम है, इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये 1830 में हरियाणा के ताजवाला में यमुना से निकाली गई थी, ठीक। और इसका स्रोत हथनी कुंड बैराज है। हथनी कुंड बैराज वहीं से निकाली गई है। और ऊपरी गंगा नहर की बात कर लेते हैं तो ऊपरी गंगा नहर इसकी स्थापना जो 1854 में हुई थी, पहली बार शुरू की गई थी गंगा से हरिद्वार के समीप, ठीक है। उसके बाद आगरा नहर की बात कर लेते हैं। आगरा नहर की स्थापना जो है ये 1878 में की गई थी। यमुना नदी से बनाई गई है, यमुना नदी से बनाई गई है, ठीक। फिर आते हैं शारदा नहर पे। शारदा नहर यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। ये शारदा नहर शारदा नदी से निकलती है। यह पूर्वी हिस्सों को लाभान्वित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों को सिंचित क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंचाई के क्रम में कुआं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले सब ज़्यादा नलकूप द्वारा सिंचाई होती है। उसके बाद आते हैं, पहले नंबर पर नलकूप है। उसके बाद आते हैं नहर दूसरे नंबर पे है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग कुआं से होता है तीसरे नंबर पे। फिर नदी और तालाब है चौथे नंबर पे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड की लाल मृदा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड की लाल मृदा को किस नाम से जाना जाता है? उपरहार, पडुआ, कांबर, भोंटा। तो किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड की लाल मृदा को पडुआ नाम से जाना जाता है। पडुआ, इसी को परवा मृदा भी कहते हैं। परवा मृदा। एक होता है राकर मृदा। यह अम्लीय एवं पारगम्य प्रकृति की होती है। अम्लीय पारगम प्रकृति की होती है, ठीक है। इसमें पोटास की मात्रा होती है। एक होता है काबर काली मृदा। इसका रंग भूरा होता है, भूरे काले रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सजनम नदी पर निर्मित किया गया है? शारदा बैराज, कचनौदा बांध, लवकुश बैराज, राजघाट बांध। तो कौन सा बांध सजनम नदी पर निर्मित किया गया है? तो कचनौदा बांध है। अगला है, इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। यह राजघाट बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं पर स्थित है, ठीक है। अगला है, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रमुख कारण लगान में अत्यधिक वृद्धि थी। इसका नेतृत्व उमराव सिंह भाटी ने किया। यह असहयोग आंदोलन के साथ ही समाप्त हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा सही है। एका आंदोलन के संदर्भ में पहला, इसका प्रमुख कारण लगान में अत्यधिक वृद्धि थी। तीसरा, असहयोग आंदोलन के साथ समाप्त हो गया, ठीक है। और यह आंदोलन प्रारंभ कब किया गया था? एका आंदोलन ये उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया 1921 में,
चलाया गया, 1921 में चलाया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के हरदोई, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि और उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध किसान द्वारा चलाया गया था। ये अवध के किसानों द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक प्राचीन मंदिर का नगर है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख प्राप्त है। इसे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ पिछले 400 वर्षों से लगातार पशु मेले का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस स्थल को संदर्भित करती हैं? गढ़मुक्तेश्वर को, ददरी को, नौचंदी को, बटेश्वर को। तो किसको करती हैं? बटेश्वर को। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है बटेश्वर। अगला है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण पंचायतन शैली में किया गया है। यहाँ 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापना का उल्लेख भी प्राप्त होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा तीसरा, केवल तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों। इसमें से कौन सही हो जाएगा? पहला और दूसरा सही हो जाएगा। पहला और दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सनद पिया के उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार करते थे? सनद पिया के नाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार करते थे। बंदे अली खां, कुदऊ सिंह, वाजिद अली खां, बिंदादीन। तो कौन थे वो? बिंदादीन थे। अगला है, लखनऊ के प्रसिद्ध कढ़ाई शिल्प चिकनकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आरंभ करने का श्रेय बेगम नूरजहां को प्राप्त है। इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें कपड़ों पर मुख्यतः पशु पक्षियों की आकृति का अंकन किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा तीसरा, केवल तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ दिया हुआ है महोत्सव, दूसरी तरफ दिया हुआ है जनपद। पूछा है कौन सही नहीं है। तो कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर जनपद में, कल्की महोत्सव इटावा में नहीं, ये भी मिर्ज़ापुर जनपद में, सुलह कुल महोत्सव आगरा में सही है, आयुर्वेद महोत्सव झांसी, ये भी सही है। तो पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में आर्द्रभूमि प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो बागपत में, सोनभद्र में, हाथरस में, लखीमपुर खीरी में। तो कहाँ पर आर्द्रभूमि प्रतिशतता ज़्यादा है? तो वहाँ है सोनभद्र में लगभग 5.15%। अगला है, स्वामी हरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वामी हरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। उन्होंने तानसेन को दीपक राग की शिक्षा दी थी। इनका जन्म दिवस समारोह किस जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में मनाया जाता है? इन्होंने ध्रुपद की डांगर वाणी का प्रारंभ किया। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला है, पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? आगरा में, संत कबीर नगर, हरदोई, एटा। तो किस जनपद में स्थित है पटना पश्चिम बिहार? ये एटा में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह अहिर समाज का पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड में डांडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें नर्तक पारंपरिक परिधान में माथे पर मोरपंख और पट्टी तथा पैरों में घुंघरू बांधकर
एक दूसरे पर डंडे से प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। उपयुक्त विशेषताएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को संदर्भित करती हैं? तो किस लोक नृत्य को संदर्भित करती हैं? मौनिया नृत्य, बरेदी नृत्य, कांडा नृत्य, ख्याल नृत्य। तो कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर है, मौनिया नृत्य को संदर्भित करती हैं। मौनिया नृत्य, इसको पाई डंडा नृत्य भी कहा जाता है। पाई डंडा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है। और कन्हारा नृत्य की बात कर लेते हैं तो बुंदेलखंड में धोबी समाज द्वारा मनाया जाता है। धोबी समाज द्वारा। ख्याल नृत्य की बात कर लेते हैं। यह नृत्य पुत्र के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। पुत्र के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। बुंदेलखंड में जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। बरेदी नृत्य की बात कर लेते हैं तो यह यादव समाज द्वारा मनाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। यादव समाज द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है दिवाली के अवसर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये जो है हरियाणा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये मेरठ में है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कुमारगंज में है, अयोध्या के पास है। तो पूछा है कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन राज्य महिला आयोग अधिनियम 1992 द्वारा वर्ष 1993 में किया गया। इसके अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। और इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो राज्य महिला आयोग का गठन 1993 में नहीं 2002 में किया गया था। 2002 में किया गया था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया हुआ संस्थान, दूसरी तरफ दिया हुआ स्थापना वर्ष। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में, उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान 1974 नहीं 1976 में, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 में, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी 1998 में नहीं 1996 में। तो पूछा है कौन सा सही है? पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को जनघनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को जनघनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जनघनत्व चित्रकूट में कितना है? 308 है। महोबा में कितना है? 279 है। हमीरपुर में कितना है? 275 है। सोनभद्र में कितना है? 270 है। जिसमें से पूछा है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में अवरोही क्रम में सबसे पहले चित्रकूट है। अवरोही मतलब घटते क्रम में चित्रकूट, उसके बाद आते हैं महोबा, महोबा के बाद आते हैं हमीरपुर, हमीरपुर के बाद सोनभद्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? बहराइच में, अम्बेडकर नगर में, अयोध्या में,
संत कबीर नगर में। तो किस नगर में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? वह है संत कबीर नगर में। बहराइच में है 935, अंबेडकर नगर में 932, अंबेडकर नगर में 932, अयोध्या में 931, संत कबीर नगर में 942। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 5 अंकों की, 10 अंकों की, 15 अंकों की, 20 अंकों की? तो कितने अंकों की वृद्धि हुई है? कुल 15 अंकों की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। 67%, 7.7% उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 77.3% है और महिला साक्षरता दर 57.2% है। ठीक है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनपद दिया हुआ, दूसरी तरफ लिंगानुपात है। तो देखते हैं जौनपुर का लिंगानुपात कितना है? 1024 है, 1021 नहीं 1024 है। आजमगढ़ का 1019 है, देवरिया का 1017 है, प्रतापगढ़ का 998 है। तो कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर है। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सबसे पहले देखते हैं। कुशीनगर में कितनी जनसंख्या है? 80,000 अनुसूचित जनजाति है, 80,269। उसके बाद देखते हैं देवरिया। देवरिया में कितना है? 1,09,894। उसके बाद देखते हैं बलिया में। बलिया में कितनी जनसंख्या है? 1,10,114 है। उसके बाद देखते हैं ललितपुर। ललितपुर में 71,610 जनसंख्या है। तो पूछा है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले है बलिया है, सबसे पहले बलिया, उसके बाद देवरिया 3-2, उसके बाद कुशीनगर 3-2-1-4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा? तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? बिहार। बिहार में जनघनत्व कितना है? 1106। उसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल, उसके बाद आते हैं बंगाल। बंगाल में कितना है? 1028। उसके बाद आते हैं केरल। केरल में कितना है? 860। चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश 829। पाँचवें नंबर पर आता है हरियाणा। पाँचवें नंबर पर हरियाणा है, 573 है जनघनत्व। तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद की दशकीय जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम दर, किस जनपद की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? बलरामपुर, कानपुर नगर, देवरिया, बहराइच? तो किस नगर की है? वो है कानपुर नगर की, कानपुर नगर की। और उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 दशकीय वृद्धि दर वाले जिले की बात कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर GBN गौतम बुद्ध नगर, इसकी वृद्धि दर है 49.1%। फिर उसके बाद आते हैं गाजियाबाद, इसकी 41.3% है। ठीक। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जनपदों का सही अवरोही क्रम है? सही अवरोही क्रम है।
सबसे ज़्यादा साक्षर महिलाएं, सबसे ज़्यादा साक्षर सबसे पहले सबसे ज़्यादा साक्षर अगर बात कर लेते हैं तो कानपुर नगर में है। कानपुर नगर में महिला साक्षर कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा महिला साक्षर हैं 75.1%। उसके बाद हैं लखनऊ में 71.54%। उसके बाद हैं गौतम बुद्ध नगर में 70.82%। उसके बाद है औरैया में 70.61%। उसके बाद है गाज़ियाबाद में 69.8%। इसमें मिलाना है अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम सबसे ज़्यादा है लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाज़ियाबाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2001 से 11 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितने अंकों की कमी हुई है? कितने अंक की कमी हुई है? 10, 12, 14, 16। तो कितने अंकों की हुई है? 14 अंकों की हुई है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को नगरीकरण प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, लखनऊ, गाज़ियाबाद। तो नगरीकरण प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा नगरीकृत गौतम बुद्ध नगर है 59.12%। उसके बाद कानपुर नगर 65.83%। फिर उसके बाद है लखनऊ 66.21%। उसके बाद गाज़ियाबाद है 67.6%। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले गाज़ियाबाद, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर सबसे पहले है, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद गाज़ियाबाद है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या घनत्व में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? जनसंख्या घनत्व में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? तो कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 133, 136, 139, 142। तो कुल 139 अंकों की वृद्धि हुई है। 139 अंकों की वृद्धि हुई है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या न्यूनतम है? कन्नौज में, बदायूं में, बागपत में, कासगंज में। तो कहाँ पे न्यूनतम है? बागपत में है। बागपत में है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले जिलों की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, सोनभद्र, फिर बलिया, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर, फिर ललितपुर है। और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों की बात कर लेते हैं। सबसे कम है बागपत में, फिर कन्नौज, फिर बदायूं, फिर एटा, औरैया, फिर कासगंज में है। ठीक है, सबसे कम, सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 11 के दशक में उत्तर प्रदेश की औसत दशकीय वृद्धि दर निम्नलिखित में से कितनी है? औसत दशकीय वृद्धि दर निम्नलिखित में से कितनी है? 28.82, 20.22, 17.5, 15.25। कितनी रही है? 20.22 रही है। उत्तर प्रदेश की औसत दशकीय वृद्धि दर 20.2 रही है। और राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर की बात कर लेते हैं 17.7% रही है। राष्ट्रीय जो है 17.7% रही है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में शीर्ष 5 दशकीय वृद्धि दर वाले जिले की बात कर लेते हैं तो गौतम बुद्ध नगर सबसे पहले है। उसके बाद गाज़ियाबाद है,
गाज़ियाबाद है, उसके बाद श्रावस्ती है, श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच है, बहराइच, उसके बाद बलरामपुर है, बलरामपुर। 5-10 की वृद्धि दर वाले ज़िले। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर न्यूनतम है तो किस जिले में? बदायूं में, रामपुर में, बलरामपुर में, श्रावस्ती में। तो किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम है? वह है रामपुर में। रामपुर में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है 44%, 44.44% है। श्रावस्ती की बात कर लेते हैं। श्रावस्ती में इसमें हो जाएगा श्रावस्ती का सबसे कम है 34.8% है। बदायूं का कितना है? 40.1% है। ठीक। बलरामपुर का कितना है? 38.43% है। तो इसमें पूछा है महिला साक्षरता दर न्यूनतम किस में? सबसे कम है श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? इसमें पूछा महिला साक्षरता दर न्यूनतम सबसे कम श्रावस्ती में है। इसमें पूछा है ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। तो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? आजमगढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग में लिंगानुपात में कितना है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के में लिंगानुपात निम्नलिखित में से कितना है? तो कितना है? 902, 906, 912, 917। तो 902 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 902 है, जो कि 2001 में ये 916 हुआ करता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को क्षेत्रफल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं, गाजियाबाद देखते हैं। गाजियाबाद कितने वर्ग किलोमीटर में है? इसका क्षेत्रफल 910 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग गाजियाबाद के बाद भदोही आते हैं। गाजियाबाद के बाद शामली आते हैं। शामली में 1212 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आते हैं भदोही 1015 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आते हैं बागपत 1312 है। तो इसमें से कहा आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले गाजियाबाद आ जाएगा। गाजियाबाद के बाद भदोही आ जाएगा। गाजियाबाद के बाद भदोही 1 और 3। उसके बाद आ जाएगा शामली। उसके बाद आ जाएगा बागपत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में लिंगानुपात न्यूनतम है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, हमीरपुर। तो किस में लिंगानुपात न्यूनतम है? वो है गौतम बुद्ध नगर में। लिंगानुपात न्यूनतम है। और टोटल उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की बात कर लेते हैं 912 है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है। और राष्ट्रीय लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, मतलब पूरे भारत की, तो 943 है। 943 है। और शीर्ष लिंगानुपात वाले जिलों की बात कर लेते हैं। जौनपुर सबसे शीर्ष है। उसके बाद आजमगढ़ है। फिर उसके बाद देवरिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अनुसूचित जाति प्रतिशतता सर्वाधिक है? कौशाम्बी में, सीतापुर में, हरदोई में, उन्नाव में। तो पूछा है अनुसूचित जाति प्रतिशतता सर्वाधिक है, कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2001 से 11 के दशक में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित में से कितने अंकों की गिरावट हुई है? 1.85%, 5.63%, 7.73%।
35%, 10.32%। तो कितने परसेंट की वृद्धि रही है जनसंख्या में? जनसंख्या 10 की वृद्धि दर में निम्नलिखित में कितने अंकों की गिरावट रही है? गिरावट पूछा है तो रही है 5.63% की। 5.63% गिरावट रही है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 3 आपराधिक संहिता विधेयकों को मंजूरी प्रदान की गई। इनमें से एक भारतीय दंड संहिता द्वितीय संहिता 2023 में निम्नलिखित में किसका स्थान लेगी? दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय न्याय संहिता 1830। तो किसका स्थान लेगी? दंड संहिता 1973 का, दंड संहिता 1973 का स्थान लेगी। अगला है, वह 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में निम्नलिखित में से किसे स्थान प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? कमला हैरिस, क्रिस्टीना लेगार्ड, उर्सुला वॉन डेर लेयन, जॉर्जिया मेलोनी। तो किसको मिला है? ऑप्शन नंबर सी, उर्सुला वॉन डेर लेयन को मिला है प्रथम स्थान। ये यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं, यूरोपीय संघ की प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान। तो कौन सा स्थान प्राप्त है? द्वितीय स्थान प्राप्त है, द्वितीय स्थान प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? हरमनप्रीत सिंह को, हार्दिक सिंह को, PR सिरजेश को, मनप्रीत सिंह को। तो किसको किया गया है? हार्दिक सिंह को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही समाचारों में रहा INS संधायक निम्नलिखित में से क्या है? INS संधायक निम्नलिखित में से क्या है? तेज गति से हमला करने वाले जलपोत, स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत, स्वदेश निर्मित विमान पोतवाहक, स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। तो क्या है वो? स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण है, पोत है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में मान्यता दी गई है? पश्चिमी इक्वाइन एन्सेफेलाइटिस, एंथ्रेक्स, नोमा, मंकी पॉक्स। तो किसको दिया गया है? नोमा को दिया गया है। अब विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 30 जनवरी को। विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित देशों को विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस रिपोर्ट के अनुसार संप्रेषित धन प्राप्त करने वाले 5 शीर्ष देश, सबसे पहले हैं भारत, उसके बाद है मैक्सिको, उसके बाद है चीन, उसके बाद है फिलीपींस, उसके बाद है मिस्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया? सैम एल्टमैन को, लियोनेल मेसी को, टेलर स्विफ्ट को, ड्रू विसमैन को। तो किसे घोषित किया? टेलर स्विफ्ट को। हाल ही में समाचारों में रहा जाम्बी डियर नामक रोग विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसारित हो रहा है? जाम्बी यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो कहाँ हो रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 100वां नंबर,
निम्नलिखित में से कौन 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया विश्व एड्स दिवस की थीम थी? विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? हम एड्स का अंत कर सकते हैं, देखभाल अंतर को समाप्त करें, सभी के लिए स्वास्थ्य, समुदाय को नेतृत्व करने दें। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विश्व एड्स दिवस की थीम समुदाय को नेतृत्व दें। उसके बाद आते हैं हम लोग 101वें नंबर पे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद से होकर गुजरता है? झांसी से, मथुरा से, जालौन से, ललितपुर से। 1 2 सही है, 3 4 सही है, 1 2 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो इसमें से कौन सही जाएगा? 1 2 4 सही है। झांसी से गुजर जाता है, मथुरा से, ललितपुर से। झांसी से, मथुरा से, ललितपुर से। और आगरा से गुजरता है, उत्तर प्रदेश के आगरा से, जालौन से नहीं गुजरता। अगला है निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वर्तमान नाम दिया हुआ है, एक तरफ प्राचीन नाम दिया हुआ है। तो अयोध्या अजस्या था, बरसाना का ब्रह्मसारणी था, झांसी का बलवंत नगर था, मथुरा का प्राचीन नाम क्या था? मथुरा का प्राचीन नाम कानपुर नहीं था, इसका था मधुपुरी था। कानपुर जो है ये कानपुर का प्राचीन नाम था, कानपुर। अगला है इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में हुआ था। साकेत, भारत भारती और यशोधरा इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से प्रदान किया गया है। इनके जन्म दिवस को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित किससे संबंधित है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। तो किससे संबंधित है? मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद बाबा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? नंद बाबा पुरस्कार दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार में, देसी नस्ल की गायों में सार्वजनिक दूध उत्पादन में, दुधारू पशुओं का खुरपका और मुंहपका रोग से संरक्षण में, दुधारू पशुओं के लिए गौशाला निर्माण में। तो किस में दिया जाता है? देसी नस्ल की गायों में सार्वजनिक दूध उत्पादन में। अगला है उत्तर प्रदेश में स्थित गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित की जाने वाली धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1924, 1926, 1928, 1930। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार 1845 के संपादक थे? बनारस अखबार 1845 संपादक कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गोविंद रघुनाथ धैत्रे, तारा मोहन मिश्र, मुंशी सदा सुख लाल। तो कौन थे इसके? गोविंद रघुनाथ धैत्रे थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक सदस्य थे? उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक सदस्य कौन थे? गौरी शंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सही जाएगा? पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है अगस्त 1925 में हुई काकोरी ट्रेन एक्शन में निम्नलिखित में से किसने न्यायालय में क्रांतिकारी का पक्ष रखा? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर, कैलाश नाथ काटजू, चंद्रभानु गुप्ता। तो किसने रखा था? इन लोगों को पैरवी किसने किया था? चंद्रभानु गुप्ता ने पक्ष रखा था, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाबर क्षेत्र की मृदाएं कैल्शियम मुक्त होने के कारण अत्यधिक उपजाऊ हैं। तराई क्षेत्र की मृदा गन्ने और धान की कृषि के लिए उपयुक्त है। बुंदेलखंड की माड़ मृदा में जीवाश्म तत्व की अधिकता होती है। विंध्य क्षेत्र की मृदाएं सामान्यतः लाल और पीले रंग की होती हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सही हो जाएगा? पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है।
ये कैल्शियम युक्त होने के कारण उपजाऊ नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थापित किया गया है? एशिया का पहला डीएनए बैंक प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। तो कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मेला दिया हुआ है, दूसरी तरफ जनपद दिया हुआ है। तो ढाई घाट मेला ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ढाई घाट मेला ये जो है फर्रुखाबाद में नहीं, शाहजहाँपुर में आयोजित किया जाता है। शाहजहाँपुर में। नककटैया मेला बनारस में। बरिया घाट हरदोई में। देवाश्री बाराबंकी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला रामपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ। तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, अभिकथन है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में दलदल के मैदान पाए जाते हैं। कारण क्या है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित की गई थी? प्रतापपुर, खतौली, हरगांव, महोली। तो कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल प्रतापपुर में की गई थी 1903 में। वैसे भारत की प्रथम चीनी मिल की बात कर लेते हैं तो 1840 में बेतिया, बिहार में स्थापित की गई थी, बेतिया में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले? झांसी, महोबा, बांदा, ललितपुर। 1 3 सही है, 2 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 चारों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पीलीभीत स्थित फुलहर झील से होता है? राप्ती, गोमती, गंडक, शारदा। तो कहाँ से होता है? गोमती से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है। गंगा के मैदानी क्षेत्र का पश्चिम भाग अत्यधिक तीव्र ढाल वाला प्रदेश है। दक्षिण का पठारी प्रदेश पश्चिमी नीच चट्टानों से निर्मित है। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों सही है। अगला है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? केन पर, बेतवा पर, चंबल पर, यमुना पर। किस नदी पर अवस्थित है? वो बेतवा पर अवस्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन ग्रीन को प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन ग्रीन को प्रारंभ किया गया किस वर्ष ऑपरेशन ग्रीन को प्रारंभ किया गया? 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में। तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2001 में प्रारंभ किया गया, 1 जुलाई 2001 को। अगला है, युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ जनपद है। सबसे पहले देखते हैं वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये कहाँ स्थित है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये गाजियाबाद, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, नोएडा में। ठीक, नोएडा में स्थित है। और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में नहीं है, वाराणसी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान बरेली में है। तो पहला, तीसरा, चौथा, जिसमें से पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन नहीं है, तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा कर दीजिए। पहला, तीसरा, चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। तो किसकी है? पुडुचेरी की है साक्षरता दर न्यूनतम। साक्षरता दर न्यूनतम पुडुचेरी की है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता सर्वाधिक कहाँ पे है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो मिजोरम में है। मिजोरम में प्रतिशतता सर्वाधिक है अनुसूचित जनजाति। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी निम्नलिखित में किस राज्य में दर्ज की गई? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो किस राज्य में की गई है? जम्मू कश्मीर में की गई है। अगला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन बॉम्ब नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड के फ्लावर्स, अगस्ट काम्टे, पॉल एलिच, आर्थर लुइस। तो कौन है? पॉल एलिच है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन देशों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भारत से सर्वाधिक है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, श्रीलंका और भूटान। 1 2 सही है, 3 4 सही है, 1 2 4 सही है, 2 3 4 सही है। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 2 4 सही है। श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान है। अगला है, भारत की जनगणना का कार्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कराया जाता है? जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना अधिनियम 1949, जनगणना अधिनियम 1950, जनगणना अधिनियम 1951। तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। अब भारत में प्रथम जनगणना की बात कर लेते हैं तो 1872 में प्रथम बार प्रारंभ किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रवसन के प्रत्याकर्षण कारक हैं? रोजगार एवं व्यवसाय के श्रेष्ठ अवसर, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, अवसर, आवास की सुविधाएं, राजनीति, जाति और धार्मिक आधार पर भेदभाव, वैमनस्य एवं शत्रुता। तो कौन सा हो जाएगा? पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा चौथा। पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा। तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, तीसरा और चौथा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में नगरीय प्रतिशतता सर्वाधिक है? एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में। तो यूरोप में नगरीय प्रतिशतता सर्वाधिक है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम निम्नलिखित में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1952, 1956, 1960, 1964। किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1960 में प्रारंभ किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जनसंख्या विस्फोट को अभिव्यक्त करती है? उच्च जन्म दर, निम्न जन्म दर, उच्च जन्म एवं निम्न मृत्यु दर, उच्च प्रजनन दर। तो कौन सी है वो? उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एशियाई विकास बैंक। किस द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन संकेतों को शामिल किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, सकल राष्ट्रीय आय। पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चारों सही है। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मृत्यु दर निम्न विकास का संकेत है। नवजात शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत 6 माह से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर की गणना की जाती है। मातृत्व मृत्यु दर में प्रसव के कारण 6 सप्ताह के अंदर होने वाली माताओं की मृत्यु को शामिल किया जाता है। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा सही है। विश्व जनसंख्या दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई, 11 जुलाई, 21 जुलाई, 31 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अगला है,
एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक कौन है? हेनरी सिजवेग, टी.आर. माल्थस, एडविन कैनन, एडवर्ड बेस्ट। कौन है वो? टी.आर. माल्थस है। अगला है युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है जननांगीय संक्रमण की अवस्था, दूसरी तरफ दिया हुआ है विशेषता। पहला है प्रथम अवस्था क्या है? जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च हो। द्वितीय अवस्था क्या है? जन्म दर अधिक किंतु मृत्यु दर कम हो। तृतीय अवस्था क्या है? जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में कमी हो। चतुर्थ अवस्था क्या है? जन्म दर मृत्यु दर दोनों न्यूनतम हो। कौन सुमेलित है? पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों सुमेलित है। अगला है माल्थस ने कृत्रिम साधनों से जनसंख्या नियंत्रण को निम्नलिखित में से क्या माना है? धर्म, अधर्म, पुण्य, साधन। तो क्या माना है इन्होंने? अधर्म माना है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अंतर्गत संपन्न किया जाता है। जनसंख्या नियोजन एवं परिवार नियोजन राज्य सूची के विषय में आता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा सही है। अगला है निम्नलिखित में से जननांकी का जनक कहा जाता है। एल्टन बेनेट को, जोन्स फ्रैंकलिन को, क्लास होसेलमैन को, जॉन ग्रांट को। तो किसको कहा जाता है? जॉन ग्लान को कहा जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एडविन कैनन ने किया था। अनुकूलतम जनसंख्या वह जिस पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम हो। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईयर 2023 चुना गया? ऑक्सफोर्ड ऑफ ईयर 2023 चुना गया, किसे चुना गया है? रिज को, हेलुसिनेट को, एआई को, एथनिक को। तो रिज को चुना गया है। रिज को चुना गया है। अगला है हाल ही में संसद ने 125 वर्ष पुराने निम्नलिखित में किस अधिनियम में परिवर्तन के लिए विधेयक पारित किया? भारतीय रेल अधिनियम, भारतीय डाक अधिनियम, भारतीय बैंकिंग बीमा अधिनियम, भारतीय जहाजरानी अधिनियम। तो किस में किया है? भारतीय डाक अधिनियम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मिस अर्थ 2023 चुना गया? मिस अर्थ 2023 किसे चुना गया? दित्रा जीरा को, मीरा सुई को, यालाना मैरी इदुआना को, कोरा बैलोल्ट को, दित्रा जीरी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे शांति, निशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? डेनियल वेरेन बोइम एवं अली अबू अवाद को किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है हाल ही में निम्नलिखित में किस देश ने तेल उत्पादक देश के संगठन ओपेक को छोड़ने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? ओपेक को छोड़ने का नहीं है, अंगोला ने लिया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए निम्नलिखित में से किस चक्रवाती तूफान के कारण आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में भयंकर क्षति हुई है? तो उस तूफान का क्या नाम था? माईचौंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माईचौंग। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी को टेनिस के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? लिएंडर मेसी और विजय अमृतराज को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है हाल ही में मेघालय के उमरोई में संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास वज्र प्रहार संपन्न हुआ। इस अभ्यास में निम्नलिखित में किस देश की सेनाओं ने भाग लिया? वज्र प्रहार में अमेरिका और भारत की सेनाओं ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर बी। यूरोप के निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2023 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना से बाहर होने की घोषणा की है? तो किस देश ने बाहर होने की घोषणा की है? इटली ने की है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है हाल ही में हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश में टेस्ट मैच में रनों की दृष्टि से सबसे अधिक अंतर से पराजित किया? तो किसे पराजित किया? इंग्लैंड को पराजित किया। ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हम लोगों ने
सामान्य अध्ययन जीएस फुल टेस्ट नंबर 3 को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।